Good morning, students. I am Sailendra Gaur, your SST teacher student. Today we will study Social Planet Class 8, Lesson 2, Part 3. अब इसमें स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं पंजाब का विलय कैसे किया गया है। स्टूडेंट इस चैनल को देखने के बाद आप इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपको अगला चैप्टर जो है आसानी से प्रोवाइड करा सकें। सब्सिडियरी एलियंस ये पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल। कंपनी के नियमों का प्रसार, कैसे कंपनी अपने नियमों का प्रसार करते गई। The year 1757 marked the beginning of the company rule in India, and in about 100 years time the company rule expanded to almost every part of the India. This period saw some interesting development. 1757 जो है कि कंपनी के नियमों का जो है भारत में शुरू प्रसार का समय दिया है कि 1757 से जो है कंपनी के नियमों का भारत में प्रचार प्रसार होने लगा। कंपनी जो है कि प्रत्येक साल जो है भारत में नए नए नियमों को लाती थी। इसी पीरियड में बहुत से ही इंटरेस्टिंग, मनोरंजक, बहुत से रोचक जो है कि प्रोग्रेस हुए हैं, उन्नतियां हुई हैं। द कंपनी रूल रेयरली लॉन्च्ड ए डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एनी स्टेट इन इंडिया। कंपनी के नियमों के अनुसार उन्होंने जो है कि किसी भी भारत के किसी भी राज्य पे अचानक जो है सेना का आक्रमण करवा देती थी। इंस्टेड ऑफ कंपनी यूज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड टू इंक्रीज इट फुट होल्ड एंड फाइनली अनेक्स टू किंगडम। और इस तरह से कंपनी चाहे कोई राजनीतिक या आर्थिक या कोई बात विवाद किए बगैर डायरेक्ट जो है भारत के किसी भी राज्य को अपने राज्य में मिला लेती थी। अब हम पढ़ेंगे सब्सिडियरी एलियंस। इस सब्सिडियरी एलियंस है क्या? ये है कंपनी के नियमों, ये हो जाएगा आपका सहायक गठबंधन प्रणाली। सब्सिडियरी एलियंस सहायक गठबंधन प्रणाली है क्या? लॉर्ड वेलेस्ली स्टार्ट पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी एलियंस। ये जो है लॉर्ड वेलेस्ली जो है सब्सिडियरी गठबंधन सहायक प्रणाली का जो है शुरुआत किए। द कंपनी स्टार्टेड द इंटरफियर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ मेनी स्टेट अंडर द सब्सिडियरी एलियंस रेगुलेशंस। जो है कंपनी अब जो है स्टार्ट कर दी राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए, जिसे सहायक गठबंधन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। दे सक्सीडेड इन इंस्टॉलिंग ए रूलर ऑफ देयर चॉइस इन मैनी किंगडम। अब इसमें वो सफल रहे। वो जिस भी भारत के जिस भी राज्य में, भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था उस समय, और जिस भी राज्य में चाहते थे अपनी इच्छा अनुसार जो है अपनी चॉइस का राजा वहां पर रखते थे। द कंपनी फोर्स टू स्टेट इनटू सब्सिडियरी आर्म। कंपनी जो है उन्हें फोर्स करती थी किसी भी स्टेट को जो है आर्म के बल पे कि वो अपने अधीन कर ले। इंडिया रूलर वर नॉट अलाउड टू मेंटेन देयर ओन आर्म फोर्स। भारतीय जो शासक थे ये अपनी सैनिकों को, अपनी आर्मी को मेंटेन नहीं रख पाते थे। दे वेयर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। वे भी कंपनी के द्वारा ही प्रोटेक्ट किए जाते थे। In lieu of this, the particular king had to pay for the maintenance of the subsidiary army. In lieu देखेंगे बदले में, इसके बदले में जो है कि आर्मी, द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू रूलर नॉट अलाउड टू मेंटेन देयर ओन कंपनी। कंपनी जो है कि विशेष तरह से जो है कि किसी भी प्रकार का पे जो है इन्हें नहीं करती थी, नहीं देती थी। विशेषकर जो है ये मेंटेनेंस जो होता था ये आर्मी सब्सिडियरी सहायक गठबंधन प्रणाली के अंतर्गत कर दिए थे, जिससे इनकी आर्मी की जो है कि जो भारतीय सैनिकों होते थे राजाओं के पास, इनको जो है कि कंपनी देखती थी। When an Indian ruler failed to make this payment, a part of its territory was taken by compensations. Many territory from Awadh and Hyderabad were taken under the company rule by using the subsidiary alliance. और कंपनी जो होती थी वही इनको मेंटेनेंस करने पर जो है सैनिकों को देती थी उनका जो है कि मुआवजा। बट राजा जो होते थे ये लोग पे नहीं कर पाते थे उस सैनिकों का भत्ता। अतः जो है इस गठबंधन के अंतर्गत बहुत से जो है कि राज्य थे, प्रांत थे, जैसे अवध, हैदराबाद, ये सब कंपनी जो है अपने अंतर्गत रख ली, अपने अधीन कर ली।
Both the kingdom of Mysore and the Maratha were their strongest rivals of the British during the second half of the 18th century. 18वीं शताब्दी के बीच में यानी कि लास्ट में देखेंगे आप दो राज्य हुए जैसे मैसूर और मराठा। यहाँ के सैनिक जो है बहुत ही शक्तिशाली थे, यहाँ के राजा भी शक्तिशाली थे जो अंग्रेजों और उनसे जो है बराबर की प्रतिस्पर्धा करते थे, उनसे जो है कि संघर्ष करते थे। द ब्रिटिश कुड नॉट टॉलरेट द राइज ऑफ देयर टू पावर। ब्रिटिश जो है इसे सहन नहीं कर पाती थी कि ये दो राज्य जो है शक्तिशाली बने रहे। दे डिसाइडेड टू वेक्स वार अगेंस्ट द माइटी मराठा एंड द ब्रेव सुल्तान ऑफ मैसूर। अब ये जो है वेज वार्स करने लगे, डेली जो है कि मराठाओं से और सुल्तान जो हैदराबाद के मैसूर के थे उनसे डेली जो है ये किसी न किसी तरह से युद्ध करते थे। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट वार विथ मराठा, मराठाओं से युद्ध। मराठा वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट विच वेयर अंडर द रूलर ऑफ डिफरेंट डायनेस्टी सच एज द सिंधियास, होलकर्स, गायकवाड़ एंड भोंसलेस। अब देखेंगे मराठा उस समय जो है बहुत से राज्यों में बटा हुआ था। अंग्रेज इस रूल के अंतर्गत जैसे बहुत से राजवंश थे उस समय, कुछ सिंधिया परिवार थे, होलकर्स थे, गायकवाड़ थे एंड भोसले। दीज स्टेट वर हैड हेल्ड टुगेदर ए कॉन्फेडरेंसी अंडर ए पेशवा। ये जो है स्टेट जो है एक संधि जो किए थे अंडर द पेशवा के अंतर्गत, सभी एक साथ मिलकर के एक संधि किए थे। द पेशवा द इफेक्टिवली मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन एट द मराठा। पेशवा के पास जो है प्रभावित मिलिट्री प्रशासनिक सेवा थी, जो हेड ऑफ द मराठा, जो मराठाओं के हेड थे। थ्री मेजर वार्स वर फॉट बिटवीन द ब्रिटिश फोर्स एंड द मराठा। दे आर एज फॉलोज। तीन जो है महत्वपूर्ण युद्ध अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में लड़ा गया है, वो क्रमशः ऐसे हैं। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध जो हुआ। द फर्स्ट वार इंडेड इन 1782 इन विच देयर वाज नो क्लियर विक्ट्री। द ट्रीटी ऑफ सालबाई वाज साइंड एट द एंड ऑफ दिस वार। पहला अंग्रेजों का और मराठाओं का युद्ध हुआ 1782 ईस्वी में, लेकिन इसमें जो है एक क्लियर जो है विजय किसी की नहीं हो पाई, और यह एक जो है सालबाई की संधि के साथ ही इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। द सेकेंड एंग्लो मराठा वार, अब इसके बाद दूसरा मराठा वार हुआ। द सेकेंड वार वाज फॉट और मैनी फ्रंट बिटवीन 1803 to 1805. At the end of the second war, the British gained the territories of Odisha, Delhi and Agra. दूसरा जो मराठाओं का युद्ध हुआ और अंग्रेजों के बीच में 1803 ईस्वी से 1805 ईस्वी में, जो जब सेकेंड दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उस समय द ब्रिटिश गेन द टेरिटरीज। ब्रिटिश जो है अपना अधिकार जो है कुछ प्रांतों पर, प्रशासित केंद्र शासित राज्यों पर जो है कि यहाँ उड़ीसा, दिल्ली और आगरा जैसे कुछ प्रांतों पर अपना अधिकार कर। थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 एडी टू 1819 एडी। तीसरा जो मराठा युद्ध हुआ वो 1817 ईस्वी से 1819 ईस्वी में हुआ। द मराठा पावर वाज फाइनली क्रस्ड इन द थर्ड वार। द पेशवा was removed and sent to Bitpur near Kanpur. He was given a pension for the remaining year of his life. तीसरा मराठाओं का जब अंग्रेजों का युद्ध हुआ तो फाइनली इसमें जो है मराठा पराजित हो गए, और पेशवा जो थे इनको जो है इनके राजपथ से रिमूव कर दिया गया और इनको बिठूर भेज दिया गया। पेशवा से कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। He was given a pension for the remaining year of life. अब उनको जो है जीवन पर्यंत जितने दिन भी वो जीते उसके लिए उनको एक पेंशन निर्धारित कर दी गई। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टूडेंट डलहौजी एंड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। डलहौजी की विलय नीति। डलहौजी की विलय नीति क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। किस तरह से डलहौजी राज्यों को अपने अधीन कर लेता था, कैसे जो है कि अपने में मिला लेता था, इसको स्टूडेंट सब पढ़ेंगे। अब देखेंगे इसमें हम देख लेंगे जैसे
महाराजा होलकर थे, महाराजा गायकवाड़, महाराजा सिंधिया एंड महाराजा भोंसले। ये पिक्चर आप देखेंगे। आफ्टर दैट अब हम पढ़ेंगे डलहौजी एंड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। डलहौजी और उसके जो है विलय की नीति। डलहौजी के विलय की नीति क्या थी, कैसे राज्यों को अपने में विलय कर लेता था स्टूडेंट, इसको हम पढ़ेंगे। लॉर्ड डलहौजी ये जो 1848 से 1856 के बीच का है शासनकाल इनका हम देखेंगे। लॉर्ड डलहौजी केम टू इंडिया एज द गवर्नर जनरल इन 1848। लॉर्ड डलहौजी भारत में 1848 में गवर्नर जनरल बनकर के आए। He was from the beginning determined to extend direct policy a British rule over a large an area as possible। अब वह जो है अपना शासन जो है विस्तारीकरण करना चाहता था भारत के बड़े से भागों में, जितना संभव हो सकता था। The chief instrument through which Dalhousie implemented his policies of annexation was the doctrine of lapse। अब इसमें जो है देखेंगे हम स्टूडेंट्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी की जो है विलय नीति क्या थी, इसमें देखेंगे। इसका जो है चूक के सिद्धांत जो थे कुछ राज्यों को अपने में मिलाता था और इसकी एक पॉलिसी थी। अंडर दिस डॉक्ट्रिन व्हेन द रूलर ऑफ ए प्रोटेक्टेड स्टेट डाइड विदाउट एनी नेचर हायर, हिज स्टेट वाज नॉट टू पास टू एंड अडॉप्टेड हेयर एज सैंक्शन्ड बाय द एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ द कंट्रीज। जैसे पहले जो राजा होते थे भारत के, उनको नियम था कि जिस राजा के पास कोई उनका अपना उत्तराधिकारी नहीं होता था तो वो किसी बच्चे को गोद ले लेते थे और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाते थे। बट ये जो डलहौजी था इस नीति को जो है कि वो मना कर दिया। अब उसने जो एक नियम लगाया कि बिना अंग्रेजों की सहमति से कोई भी राजा किसी को अपना दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। अतः मैनी स्टेट इंक्लूड सतारा इन 1848, नागपुर एंड झांसी इन 1848, सूरत इन 1852, उदयपुर इन 1853, संभल इन 1850 एंड मांडवी इन 1815 वर एनेक्सेशन बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन। और इस नीति के अंतर्गत अब उसने जो है कि जिस राज्य के पास कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं होता था तो वो अंग्रेज जो है उसे अपने में मिला लेते थे, वो उस राज्य को अपने अधीन कर लेते थे। डलहौजी also refused to recognize this title of many ex-ruler are to pay their pension। डलहौजी जो है बहुत से राजा की उनकी राजा को उनकी पदवी उपाधियां जो थी और उनके पेंशन को भी समाप्त कर दिया। Thus the title of नवाब ऑफ कर्नाटक एंड सूरत एंड राजा ऑफ तंजौर वर extinguished। इस तरह से जो नवाब कर्नाटक के थे, सूरत के राजा और तंजौर के, ये धीरे धीरे समाप्त हो गए। नवाब वाजिद अली शाह was accused of having misgoverned his state Awadh and refused to introduce reform। His state was there for annexation in 1856। अब जो वाजिद अली शाह जो थे ये मिसगवर्न कर दिए, अपने स्टेट को देख नहीं पाए और उसे गवर्न करने का परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज जो है तो उसे अपने जो है कि राज्य में मिला लिए। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश रूल। अब देखेंगे अंग्रेजी प्रशासन जो है कैसे अंग्रेजों के नियमों के अंतर्गत प्रशासन ये लोग कैसे चलाते थे। वारेन हेस्टिंग्स 1773 टू 1785। वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 ईस्वी के बीच में वह द फर्स्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया, पहला भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया, भारत में गवर्नर जनरल बने। अंडर इस पीरियड द कंपनी एक्वायर्ड पावर इन बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। अब इनके अंतर्गत कंपनी के पास बंगाल और मद्रास और मुंबई तीनों जगहों पे एक्यूट पावर था। द ब्रिटिश टेरिटरी वाज डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसी। अब जो है ये ब्रिटिश टेरिटरी जो थे, ब्रिटिश जो है प्रांत जो थे, धीरे धीरे इनको जो है कि बांट दिया गया प्रेसिडेंसी में। ईच प्रेसिडेंसी वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर। प्रत्येक जो है कि प्रेसिडेंसी गवर्नर के अंतर्गत आती थी। द गवर्नर जनरल वाज द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन का सबसे उच्च अधिकारी जो होता था वो गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग कैरिड आउट मेजर रिफॉर्म इन द एरिया ऑफ जुडिशियरी।
वारेन हेस्टिंग जो है न्यायपालिका के क्षेत्र में बहुत से सुधार किए। पिक्चर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आप तस्वीर देखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑफ द मैप ऑफ इंडिया शो द ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया बिटवीन 1797 टू 1857। इसमें आप 1797 से 1857 के बीच में बहुत से सुधार आप देखेंगे इन तस्वीरों में। भारत का जो है मानचित्र है इसमें दिया गया है। द येलो कलर शो द एरिया अंडर ब्रिटिश रूल, जो पीला कलर इसमें दिया है वो भारत अंग्रेजों का जो नियम था उनको दिखाता है, उनके अंतर्गत कितनी एरिया थे, उनके नियमों में कितने एरियाओं में उनका नियम चलता था। द फर्स्ट पिक्चर शो स्मॉल पार्ट ऑफ इन ईस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, जो पहली पिक्चर आप देखेंगे, तस्वीर देखेंगे, उसमें पूर्वी और दक्षिणी भाग दिखाता है भारत का, जहाँ पे अंग्रेजों का नियम चलता था, शासन चलता था। द लास्ट फिगर शो मेजर पोर्शन ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, और लास्ट में आप देखेंगे फिगर में, उसमें जो है कितना बड़ा भाग दिखाता है भारत में जो है अंग्रेजों का कितना अधिकार हो गया, उतने में कितना दूर तक कितने भागों में इसके फैला दिए थे। अब हम देखेंगे, पढ़ेंगे जुडिशियरी, न्यायपालिका। ये न्यायपालिका है क्या? जुडिशियरी को देखेंगे। मौलवीज एंड हिंदू वर कंसल्टेड मेक इंटरप्रिटेशंस। अब जो है कि मौलवी और हिंदू जो है आपस में कंसल्ट करके एक स्पष्टीकरण दे दिए कि ट्रेडिशनल लॉ प्रिविलेज इन इंडिया, जो परंपरागत नियम है उसको जो है मना किया जाए, रोका जाए भारत में। इन 1775 ए डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ वाज कंपाइल्ड बाय 11 पंडित। 1775 ईस्वी में एक हिंदुओं का जो है एक संस्था बनाई गई जिसमें 11 पंडितों को रखा गया। दिस डाइजेस्ट वाज ट्रांसलेट इन इंग्लिश बाय एल.बी. हेल। अब ये जो है कि डाइजेस्ट जो था ये ट्रांसलेट किया जाता था इंग्लिश को जो है कि ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, किसी भी शब्द को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। एन.बी. हेल संस्कृत शब्द होता था या हिंदी। इन 1772 ये न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टेब्लिश्ड। 1772 ईस्वी में एक नया तरीका न्याय का स्थापित किया गया। अंडर दिस सिस्टम इस डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव टू कोर्ट। अब इस सिस्टम के अंतर्गत जिले में 2 कोर्ट होते थे। एक जो होता था क्रिमिनल कोर्ट जिसको फौजदारी अदालत कहा जाता है, एंड दूसरा होता था सिविल कोर्ट जिसमें दीवानी अदालत जिसको कहा जाता है। ए क्वाजी एंड ए मुफ्ती वर टू लुक आफ्टर द क्रिमिनल कोर्ट एंड द क्रिमिनल कोर्ट वाज अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर। अब जो इसमें होते थे एक मुफ्ती होता था और एक क्वाजी होता था। ये जो है क्रिमिनल कोर्ट को दोनों लोग देखते थे, और एक क्रिमिनल कोर्ट जो होती थी इसका सबसे सुपरविजन जो होता था वो कलेक्टर होता था। बाय द रेगुलेशन एक्ट, इस रेगुलेशन अधिनियम एक्ट के तहत 1773 ईस्वी में ये सुप्रीम कोर्ट वाज सेट अप एट कोलकाता। एक सुप्रीम कोर्ट जो है कोलकाता में स्थापित किया गया। ए कोर्ट ऑफ अपील द सदर निजामत अदालत वाज आल्सो सेट अप एट कोलकाता। ये कोर्ट जो है अपील के लिए सदर निजामत अदालत जो है कोलकाता में, इसको भी जो है स्थापित किया गया। बाई 1778 1778 ईस्वी में एक कोड ऑफ मुस्लिम लॉ वाज आल्सो कंपाइल्ड। एक जो है कि मुस्लिम कोड, मुस्लिम अध्ययन जो है एक 1778 ईस्वी में पास किया गया। सिविल सर्विस, सिविल सेवा क्या थी ये देखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस सिविल सर्विस टू इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन द इंडियन टेरिटरीज। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे इन्होंने सिविल सर्विस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया भारत में प्रशासन के रूप में यहाँ के प्रांतों में। ही सेट अप फोर्ट विलियम कॉलेज एट कोलकाता इन 1801 टू ट्रेन द यंग सिविल सर्वेंट्स। अब उसने जो है कि 1801 ईस्वी में जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कराई जिसमें यंग लोगों को, सिविल सर्वेंट लोगों को ट्रेन किया जाता था। द सिविल सर्वेंट वर नॉमिनेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ 1853। अब जो सिविल सर्वेंट होते थे इनको जो है नॉमिनेट किया जाता था, दाखिला इसमें दिया जाना शुरू किया गया 1853 ईस्वी में। लेटर दे वेयर अपॉइंटेड थ्रू कंपटीशन एग्जामिनेशन। बाद में इनको जो है कि एक प्रतियोगिता में भाग लेनी होती थी, कंपटीशन एग्जाम देना पड़ता था।
दे वेयर आल्सो कॉल्ड कलेक्टर, और जो इसमें से चुना जाता था उनको कलेक्टर कहा जाता था। कलेक्टर, द मेन जॉब ऑफ ए कलेक्टर वाज टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। मेन जो था, ड्यूटी जो थी कलेक्टर का, इनका जो है ये जो जमीन का, भूमि का जो कर होता था, मालगुजारी जो होती थी, उसको जो है कि कलेक्ट करना होता था। ही आल्सो हैड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ अदर ऑफिशियल, और इनको जो है अधिकार था कि ये नियम कानून की व्यवस्था को जो है ये ऑफिशियल लोगों की मदद से, कुछ लोगों की मदद से जो है इसे अपने राज्यों में, स्थानों पर जो है बनाए रखे शांति व्यवस्था। द कलेक्टर इमर्ज एज द न्यू सेंटर इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। अब जो है कलेक्टर का जो है एक न्यू जो है पावर, नया पावर जो है भारत के प्रत्येक राज्यों में, जिलों में जो है कि है। आर्मी, आर्मी पढ़ेंगे, आर्मी देखेंगे उस समय आर्मी कैसे मेंटेन करते थे लोग, कैसे होती थी। द कंपनी आर्मी, कंपनी की आर्मी देखेंगे। मेंटेन एन आर्मी वाज ए मच इम्पोर्टेंट टू द कंपनी बिकॉज दे कुड ग्रीव देयर क्लाउड ड्यू टू देयर सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ। उस समय जो है कंपनी को अपनी आर्मी मेंटेन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब कंपनी आर्मी को मेंटेन करती थी तभी उनका जो है पावर स्ट्रेंथ जो है मजबूत होता था। वे द मुगल आर्मी वाज मेनली composed of untrained foot soldier armed with bow and arrow. The British arm was modern. जब जो है कि मुगल आर्मी मुख्य रूप से देखा जाए तो वो अनट्रेंड होती थी, उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती थी, पैदल चलते थे लोग, कुछ लोग घोड़े पर चलते थे, लेकिन उनके हाथों में धनुष और बाण होता था। लेकिन उस समय जो ब्रिटिश आर्मी थी वो आधुनिक थी। द ब्रिटिश आर्मी वाज वेल ट्रेंड एंड डिसिप्लिन फोर्स। जो ब्रिटिश आर्मी थी अच्छी तरह से ट्रेंड की हुई होती थी और इनमें अनुशासन होता था। मोस्ट ऑफ द सीपोज वर रिक्रूटेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश। इनमें ज्यादा से ज्यादा सिपाही जो होते थे भर्ती किए जाते थे उत्तर प्रदेश से, बिहार एंड झारखंड, बिहार और झारखंड से। दे वेयर वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजियस डिफरेंस। दे वर आल्सो पेड रेगुलर सैलरी। ये लोग बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही जो है कि धार्मिक होते थे। इनको जो अपनी जात से और जो है कि अपनी जातियों से, अपने धर्मों से बहुत प्रेम होता था। देवर पेड रेगुलर सैलरी, और इनको जो है रेगुलर सैलरी पेड किया जाता था। मुगल एम्परर एंड नवाब, मुगल एम्परर एंड नवाब यूज टू रिक्रूट सोल्जर फ्रॉम फार्मिंग फैमिली। मुगल जो शासक थे ये लोग जो है, और नवाब, ये लोग गरीब परिवारों से जो सैनिक होते थे उनको भर्ती करना शुरू किए। द ब्रिटिश आल्सो फॉलोड द सेम पॉलिसीज। ब्रिटिश भी इसी नियम को, इसी पॉलिसीज को जो है फॉलो करता था। दिस वाज द पीरियड व्हेन गन पाउडर एंड गन स्टार्टेड टू रिप्लेस बो एंड एरो। यही समय है, इसी युग के दौरान जो है बारूद और जो है कि बंदूक जो है लोगों को जो है धनुष और बाण की जगह दिया गया। धनुष और बाण की जगह अब जो है कि पाउडर, गन पाउडर, बारूद और बंदूक लोगों को देखने को मिला। द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ वारफेयर नेसेसिटेटेड चेंज इन द वे द आर्मी वाज मेंटेन आर ट्रेंड। इस समय जो आप देखेंगे युद्ध जो होता था वो परिवर्तित होता था। पहले लोग तीर और भालों से लड़ाई करते थे, अब लोग बंदूकों से और गन पाउडर से लड़ाई करते थे। और आर्मी जो है ट्रेंड होती थी, मेंटेन होती थी। एंड इन्फेंट्री regime was the need of the period. The British started training Indian recruits for better discipline and for more rigorous practice. अंग्रेज जो होते थे अब भारतीय लोगों को भी शामिल करते थे इसमें डिसिप्लिन बनाने के लिए और उनको जो है ट्रेनिंग करने के लिए। द नीड ऑफ लिविंग इन ए रेजिमेंटेड आर्मी मीट ए क्लस विद एज, ओल्ड नेशन, कास्ट एंड अनटचेबिलिटी। आवश्यकता थी अब इसमें इस रेजिमेंट को आर्मी में दिखाने के लिए उनकी उम्र, उनकी राष्ट्रीयता, जात और अस्पृश्यता को। इसमें जो है जब सैनिक बनाया जाता था तो उम्र, जाति और जो है कि अस्पृश्यता नहीं देखी जाती थी। पुलिस पढ़ेंगे, पुलिस क्या थी उस समय देखेंगे। अब हिट देयर टू हिंदू एंड मुस्लिम किंग्स एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर बाय
their whims and finances as such. There was no standardized rule of law in crime punishment and security of their subject. In view of this, when the British took over the rule of India, Lord Cornwallis created permanent police department to maintain the law and order by enacting new laws. जब देखा गया हिंदू मुस्लिम किंग एडमिनिस्ट्रेशन जो राजा थे ये प्रशासनिक नियम को जो है सही से फॉलो नहीं करा पाते थे, तब लॉर्ड यहाँ पर जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है एक नई सिस्टम बनाया जिसमें पुलिस मेंटेन की, पुलिस बनाए, पुलिस डिपार्टमेंट का अलग से स्थापित किए बनाए, जिसमें जो है पुलिस को रखा गया कि वो नियम कानून का जो है पालन करवाएंगे। द इंडियन पीनल कोड IPC एंड द क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड CRPC, द सिविल प्रोसीड्यूर कोड CPC, so as to control their own staff up as well as the litigants. The British, अब इसमें जो है एक नियम ये भी बना इंडियन पीनल कोड के तहत और जो है क्रिमिनल पीनल कोड के तहत और जो सिविल इसके अंतर्गत जो है पुलिस प्रशासन भी अपने में कितना मेंटेन होती थी नियम का, उनको भी पालन करना होता था। सबके अंतर्गत इन तीनों के अंतर्गत कुछ चीजों को रखा गया जिसमें सभी नागरिकों से लिए सिविल लोगों से लेकर के सिविलियन से लेकर के पुलिस प्रशासन तक मिलिट्री तक सबको रखा गया ताकि कोई अगर इसका उल्लंघन करता है तो उनके अंतर्गत कार्रवाई किया जाए कोर्ट के अंतर्गत। द ब्रिटिश वर indeed interesting the bringing the law and order of the entire nation under a uniform code of a law. अब ब्रिटिश इंटरेस्टेड थी, बहुत ही उत्तेजित थी एक नियम नया लाने का कि पूरे नेशन में, पूरे राष्ट्र में जो है एक यूनिफॉर्म कोड रख दिया जाए पुलिस का, और जो है कि उस कोड के अंतर्गत ये जो है पूरे नेशन में इस नियम का जो है फॉलो कराया जाए। स्टूडेंट दिस लेसन शुड फिनिश्ड। अब हम जो है कि अगला लेसन हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट डे। स्टूडेंट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपको अगला जो है लेसन है रूलिंग द कंट्री साइड, भारत के अंतर्गत कैसे राज्य होता था, कैसे लोग शासन करते थे, ये हम आपको अगले दिन पढ़ाएंगे।